फंक्शनल रिलेशंस के डिफरेंशिएशन को थोड़ा और कंसोलिडेट करते हैं आज और कई सारे क्वेश्चंस के साथ। बाय द वे दिस हैपेंस टू बी योर फाइनल लेक्चर ऑन द थ्योरी ऑफ डिफरेंशिएशन। इसके बाद हम डिफरेंशिएशन चैप्टर से पूछे गए जेईई एडवांस के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस करेंगे। यही फिलॉसफी है हमारी कि कंसेप्ट, एग्जाम्पल्स, इलस्ट्रेशंस और जेईई एडवांस के PYQs। खैर यह तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और इसमें हमने आपकी पूरी प्रिपरेशन को 5 चंक्स में बांटा है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से हमने शुरुआत की थी जो पूरा कवर हो चुका है और अब हम कैलकुलस पर हैं। इसके बाद हम वेक्टर्स इन 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, देन अलजेब्रा और आखिर में ट्रिग्नोमेट्री के साथ कहानी को कंक्लूड करेंगे। इस तैयारी में हम एक 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक। आप हमारे नोट्स, PDFs और ई-बुक्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक गेट नोट्स पर क्लिक करना होगा। आज का अगर मैं पहला सवाल देखूं तो आई होप आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि हम इसी क्वेश्चन के साथ अपना लेक्चर शुरू करेंगे जो आपको एज अ होमवर्क दिया गया था और आपसे एक्सपेक्टेड था कि आप इस क्वेश्चन को सोचें। तो सर इसमें तरीका क्या है? फिर वही तरीका, हमारी सिंपल सी मॉडस ऑपरेंडी रही है कि क्या करें भाई, एक काम करते हैं हम वापस y को कांस्टेंट मानकर इस एक्सप्रेशन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेते हैं। क्या बुराई है? बिल्कुल कर लो सर। तो देखो अगर यहाँ पर y को कांस्टेंट माना तो ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है लेट्स से f ऑफ x/3। मैंने y को 3 मान लिया आपको समझाने के लिए, है ना। तो बताओ x/3, तो पहली बात तो चेन रूल के अकॉर्डिंग पहले तो ये हो जाना है f'(x/y। आई होप यू आर कंफर्टेबल विद दैट। द नेक्स्ट स्टेप क्या होगा भाई, x/y का डिफरेंशिएशन, चेन रूल लगाना है तो x के रिस्पेक्ट में करना है, y कांस्टेंट है तो दिस विल बी 1/y, क्योंकि अगर x/3 का डिफरेंशिएशन करता तो 1/3 आता। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो बड़ा स्पष्ट सा ऑपरेशन आपको दिख रहा होगा भाई, fy कांस्टेंट है तो टेक्निकली f ऑफ x का डिफरेंशिएशन f'(x), तो ये कितना बन जाएगा? ये बन जाना है f'(x/fy। क्या आप इस अब पहली स्टेप से भली भांति परिचित हैं कि हमें क्वेश्चंस को कैसे सोचना है? अब उसने कुछ हिंट दिए कि सर आपका y 0 नहीं हो सकता, f ऑफ y 0 नहीं हो सकता, f'(1) आपका 2 है। क्या ये हिंट आपको समझ आ रहे हैं? तो आई थिंक सर मैं कोशिश यही करूंगा कि ये जो f'(1) हमें 2 दे रहा है उसी से बात करते हैं। क्या बात आपको समझ आ रही है? एक छोटा सा काम यहाँ पर ना, मुझे एक अच्छी सी हिंट दिख रही है, अगर आप भी मेरी बात से एग्री करते हो तो। सर अगर यहाँ पर f'1 बना पाया तो f'1 बनाने के लिए क्या करना होगा? आई थिंक सबसे अच्छा रिप्लेसमेंट ये होगा कि x को y से रिप्लेस करो, यानी y को x से, x को y, जो भी आपको ठीक लगे। तो लेट्स से मैं y की जगह क्या रख देता हूँ, मैं y की जगह x रख दे रहा हूँ। क्या बात समझ आ रही है? तो क्या बनेगा वो देखो, ये 1/y तो रहेगा, जिसे मैं क्या लिख सकता हूँ 1/x, है ना। तो यहाँ पर ये जो एक्सप्रेशन बन रहा है दैट इज 1/x टाइम्स f'(x/x), यानी कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा f'1। डू यू ऑल एग्री विद दैट? और यहाँ पर तो स्पष्ट दिख रहा है, न्यूमरेटर में होगा f'(x) और डिनोमिनेटर में जो fy लिखा है उससे मैं क्या लिख सकता हूँ f ऑफ x। क्या ये बात समझ आ रही है? अब क्या सर f'1 आपने क्रैक किया है या लिखा हुआ है रादर 2 है, तो ये कितना हो जाएगा 2/x। अब गौर से देखना इस वाले पार्ट को। यहाँ पर LHS में क्या लिखा हुआ है? सर LHS में लिखा है 2/x और यहाँ लिखा हुआ है f'(x/f ऑफ x। अब थोड़ा सा ना मैं इंटीग्रेशन ही यूज़ करने वाला हूँ, पर थोड़ा सा एक नए तरीके से चीज़ें आपको कहना चाह रहा हूँ। इंटीग्रेशन में एक एक्सप्रेशन, एक तरीका आता है सब्सटीट्यूशन, जहाँ पर हम चीज़ों को सब्सटीट्यूट करके सॉल्व कर रहे होते हैं। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ इस बात को समझने की कोशिश करो। अगर मैं दोनों तरफ इंटीग्रेट करता हूँ, है ना, मैंने क्या किया, दोनों तरफ इंटीग्रेट किया, तो LHS में क्या लिखा हुआ है 2/x और RHS में क्या लिखा हुआ है f'(x/x। तो एक छोटा सा पार्ट बस मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि f'(x/f ऑफ x को जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या बनेगा, बस ये पॉइंट मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। लेकिन ये डायरेक्टली अभी शायद बहुत स्पष्ट तौर पर क्लियर ना हो, जैसे कि मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। कभी भी मुझसे कोई कहे कि f'(x/f ऑफ x को आप इंटीग्रेट करिए x के रिस्पेक्ट पे, है ना। अब प्लीज़ इस बात को सुनना और ध्यान से समझना। मान लो मैं f ऑफ x को कहूँ थोड़ी देर के लिए t, अगर मैं f ऑफ x को थोड़ी देर के लिए कह लूँ t, आपको बस समझाने के लिए, तो आप मुझे ज़रा सोच के बताओ f ऑफ x का डिफरेंशिएशन कितना होगा? सर वो होगा f'(x dx इज इक्वल्स टू dt। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? कोई परेशानी इस बात से? अब एक छोटा सा काम समझने की कोशिश करो कि अगर मैं fx में यहाँ पर देख पा रहा हूँ तो ये f'(x) और fx लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है। तो क्या यहाँ पर इसी एक्सप्रेशन को अगर मैं लिखूँ किसी और तरीके से, तो आप खुद नोटिस करेंगे सर f'(x dx को,
आई होप आपको नजर आ रहा है। टेक्निकली ये क्या है, ध्यान से देखो, ये एक्चुअली क्या है, ये एफ डैश एक्स डी एक्स डी टी कैसे है वो समझते हैं। एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन किया तो वो कितना हो जाएगा एफ डैश एक्स, और टी एक्स पर डिपेंड करने वाला वेरिएबल है तो टी का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कितना होगा डी टी बाई डी एक्स। तो इसी बात को हम यहाँ पर कैसे लिख लेंगे भाई, इसी बात को हम लिख लेते हैं कि डी एक्स को, ये चूंकि हम रेशो की तरह ट्रीट करते हैं तो हम यहाँ पर डी एक्स को अगर यहाँ शिफ्ट कर लें तो आपका एफ डैश एक्स ऑफ dx कैन बी रिप्लेस्ड बाय dt। इस तरीके से हम इसे इंटीग्रेशन में यूज करते हैं। खैर इस बारे में एक डिटेल्ड डिस्कशन जब इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तब करेंगे, है ना। तो f डैश एक्स डी एक्स को मैं किससे रिप्लेस कर लेता हूँ dt से, और डिनोमिनेटर में क्या है f ऑफ x, जिसे मैं क्या मान लेता हूँ t। आप मुझे सिखाएंगे क्या कि 1/t का इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में, आई होप आपको याद होगा log t, तो यहाँ से मैं क्या लिखूंगा इसे log t। लेकिन t क्या था, t नहीं था, t एक्चुअली f ऑफ x था, तो log t की बजाय मैं इसे क्या लिख लूंगा log ऑफ f ऑफ x। और एक छोटा सा काम, हमेशा इंटीग्रेशन कांस्टेंट तो हम लगाते ही हैं, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, कोई परेशानी। चलो अगर ये बात समझ आई है तो क्या यहाँ पर दोनों तरफ इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो यहाँ पर इंटीग्रेट किया तो dx, और यहाँ भी इंटीग्रेट किया तो x के रिस्पेक्ट में, तो दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। 1/x का इंटीग्रेशन कितना log x, तो हो जाता है 2 टाइम्स कितना log x। कोई बुराई या कोई परेशानी तो नहीं है, हम इसे इंटीग्रेट कर चुके हैं। ये आपका आ रहा था कितना log ऑफ कितना भाई f ऑफ x, कोई परेशानी इस बात से, और क्या प्लस सी। लेकिन उस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को मैं log c ही लिख लूँ तो कोई बुराई तो नहीं है, क्योंकि log में भी वैल्यू मुझे माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक मिलती है, तो जो भी ये कांस्टेंट रहा होगा उसको log c लिखने में भी कोई बुराई नहीं है, कोई परेशानी। अब क्या सर, थोड़ा चीज़ों को रिस्ट्रक्चर करते हैं। रिस्ट्रक्चर कैसे करते हैं, ध्यान से सुना। क्या मुझे कोई वैल्यू दी गई है, सर f डैश 1 दिया है, तो उससे तो मैं शायद c तक नहीं पहुंच सकता, बिल्कुल नहीं पहुंच सकते। तो कोई और तरीका, सर एक और तरीका हो सकता है अगर मैं सोचूं तो, कि अगर मैं x और y, ध्यान से देखो भाई अगर हमारे इस एक्सप्रेशन में मैं x और y दोनों को 1 से रिप्लेस करता हूँ, इसे देखना ध्यान से, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है f ऑफ कितना x अपॉन y इज इक्वल टू f ऑफ x अपॉन f ऑफ y, है ना। पहले तो बाय द वे मैं इसी एक्सप्रेशन में आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि आपको ये दिख रहा है क्या, कि सर देखो ध्यान से देखना, ये log है, ये log है, तो log m प्लस log n इज नथिंग बट व्हाट इज ऑलवेज log m इंटू n। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ log ऑफ f ऑफ x इंटू ऑफ कोर्स कितना c। ये बात आपको समझ आ रही है। यहाँ पर ये लिखा हुआ है 2 टाइम्स log x, ये कितना लिखा हुआ है 2 टाइम्स log x, तो आप चाहें तो 2 को यहाँ ले आइए, या यहाँ भी अगर 2 को आप रखें तो इसे क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो log ऑफ कितना x स्क्वायर एट बेस ऑफ कोर्स कितना e। कोई परेशानी तो नहीं है। अब दोनों तरफ आपका बेस log e ही है, log e ही है, तो अगर मैं एंटी log लेता हूँ तो मैं क्या लिख पा रहा हूँ, गौर से सुनिएगा। अगर मैंने एंटी log लिया तो ये हो जाना है कितना, गौर से सुनिएगा, ये आपका ओवरऑल बन जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना एफ एक्स का c टाइम्स, मतलब c इंटू एफ ऑफ एक्स। यानी मैं f ऑफ x को कंक्लूड कर पा रहा हूँ कि f ऑफ x कितना आ रहा है सर, वो आ जाता है आपका x स्क्वायर अपॉन c। डू यू ऑल गेट दैट। तो f ऑफ x तो हमें पता चला, लेकिन सर f ऑफ x में समस्या क्या है, वही कि आपको c नहीं पता है। तो c पता करने की हम जद्दोजहद कर रहे हैं। तो c पता करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैंने ट्राई किया कि x और y दोनों को मैंने 1 से रिप्लेस किया, x को भी 1 से रिप्लेस किया और y को भी 1 से रिप्लेस किया। तो f ऑफ 1 अपॉन 1 ये कितना हो जाता है, ये हो जाता है f1, है ना। यहाँ पर f1 अपॉन f1, आई होप आपको नज़र आ रहा है, f1 अपॉन f1, तो ये कितना हो जा रहा है, ये हो जा रहा है 1। तो f1 मुझे कितना पता चलता है भाई 1। डू यू ऑल एग्री विद दिस। अगर मुझे पता चला कि f1 आपका 1 है तो ज़रा देखो हमने क्या f ऑफ x क्रैक किया है। f ऑफ x हमारे लिए है x स्क्वायर बाई c। गौर से सुनिएगा भाई, f ऑफ x हमारे लिए क्या है, वो है x स्क्वायर अपॉन c, है ना। f ऑफ 1 निकाल सकते हैं क्या, f ऑफ 1 हमारे लिए तो 1 है, और अगर यहाँ x की जगह 1 पास किया तो ये जाता है 1 बाई सी, यानी c की वैल्यू कितनी हो जा रही है 1। और अगर c की वैल्यू 1 हो जा रही है तो क्या मैं फाइनली कंक्लूड कर पा रहा हूँ कि f ऑफ x इज x स्क्वायर बाई 1, दैट इज x स्क्वायर। सो टेक्निकली इट इज नथिंग बट व्हाट, इट इज x स्क्वायर। डिड यू ऑल अंडरस्टैंड कि f ऑफ x को हमने कैसे फिगर आउट किया। क्या इस क्वेश्चन में कहीं पर भी कोई डाउट। आई होप अब आप क्वेश्चंस के साथ कंफर्टेबल हैं और इस तरह के क्वेश्चंस को सोच पा रहे हैं कि कैसे सोचना है। कोई दिक्कत। चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है, गौर से नोटिस करिएगा। अगला सवाल जो हमारे लिए अनफोल्ड होता है वहाँ कह रहा है वो कि f r से r में डिफाइंड है। ये तो बहुत खुशी की बात है, हमें पूरी फ्लेक्सिबिलिटी उसने दे दी है। बी अ फंक्शन सेटिस्फाइंग दिस फंक्शनल कंडीशन f ऑफ x प्लस वाई क्यूब। कंडीशन देखिएगा ध्यान से, क्या लिखा है, f ऑफ x प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू कितना, f ऑफ x प्लस f ऑफ y का क्यूब प्लस कितना, f ऑफ y का क्यूब।
आई होप ये बात आपको समझ आ रही है। अब इस साइन को देख के ये नहीं सोचना कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का साइन है, नॉर्मल ब्रैकेट है। उसने नहीं लिखा ना कि ये GIF रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये नॉर्मल ब्रैकेट है। एक और छोटी सी बात उसने कही कि f'0 आपका है तो 0 है, 0 से बड़ा होगा, और आपको f(10) पता करना है। कोशिश कैसे करेंगे, किसी के भी एक को कांस्टेंट मानकर डिफरेंशिएट अगर मैं करूं, तो देखो अगर मैंने y को कांस्टेंट माना और डिफरेंशिएट किया तो ये हो जाएगा कितना, f(x + y³ का डैश, है ना, इज इक्वल टू व्हाट, f'(x) और ये पूरा 0। एक तरीका है ना, मैं क्या लिख रहा हूँ देखो ध्यान से, इस एक्सप्रेशन को देखना है। ये लिखा है f(x + y³ इज इक्वल टू व्हाट, f(x + fy का क्यूब, है ना। अगर मैंने y को कांस्टेंट मानकर डिफरेंशिएट किया तो जाता है f'(x + y³। आई होप आपको समस्या नजर आ रही है। और यहाँ पर x + y³ का डिफरेंशिएशन 1 और fx का डिफरेंशिएशन कितना, f'(x), और ऑफ कोर्स ये पूरा कांस्टेंट टर्म है तो ये 0। क्या ये बात आपको नजर आ रही है? अब आइडिया क्या होगा, तरीका क्या होगा, सोचेंगे कैसे, जरा इस पर बात करते हैं। तो सर अगर यहाँ पर मैं कोई चीज़ निकाल पाऊँ तो मैं एक छोटा सा काम कर लेता हूँ। क्या, मैं यहाँ पर लेट्स से y को, देखो मुझे दिया क्या है वो समझो, मुझे दिया जा रहा है f'0 हमेशा 0 है, 0 से बड़ा है। तो पॉइंट समझो, अगर मैं y को x से, है ना, और x को 0 से रिप्लेस करता हूँ, जो भी x है उसे 0 से, और y को x से रिप्लेस करता हूँ, तो क्या देखो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पर मुझे मिल जाएगा f'(x), आई होप आपको दिख रहा है। फिर से नोटिस करिए, y को x से रिप्लेस किया तो टेक्निकली x नहीं x³ है वो, ठीक है, तो गड़बड़ है। यहाँ पर समस्या क्या है वो समझना है। यहाँ पर समस्या ये है कि यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, x³ मिलेगा। आई होप आप सुन रहे हो। जब आपको x³ मिल रहा है तो f(x³ क्या आ रहा है, ये 0 हो जा रहा है, ये 0 हो जा रहा है, तो ये आ रहा है कितना, f'0। और f(x³ जब मैं निकाल पा रहा हूँ तो वो कितना आ रहा है, वो आपको दे रहा है कि वो हमेशा 0 है, 0 से बड़ा है। तो कोई खास विशेष काम नहीं हुआ, पर मेरे पास एक और चॉइस थी, मेरे पास एक और तरीका था। एक और थॉट क्या था सर, एक और थॉट ये है, क्यों ना मैं इसे y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूँ, x को कॉन्स्टेंट रखते हुए। बिल्कुल किया जा सकता है। अगर मैंने इसे y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया x को कांस्टेंट रखते हुए, तो क्या होगा, देखो यहाँ पर पहले तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, f'(x + कितना, y³। डू यू ऑल एग्री विद व्हाटएवर आई हैव डन सो फार? नेक्स्ट, चेन रूल के अकॉर्डिंग y³ का डिफरेंशिएशन 3 × कितना, y²। कोई परेशानी? नेक्स्ट, f(x) आपकी कांस्टेंट टर्म है तो इसका डिफरेंशिएशन 0, और 3 टाइम्स f(y) का डिफरेंशिएशन 3 टाइम्स कितना, f(y) का स्क्वायर × f'(y). एक बेसिक सा चेन रूल अप्लाई कर रहा हूँ, कोई नहीं, कोई विशेष, कोई मुश्किल सा काम मैंने अभी तक तो नहीं किया है, अगर आप मेरी इस बात से सहमत हैं तो। अब क्या सोचना है सर, अगर मैं किसी तरीके से f'(x) निकाल पाऊँ, अब f'(x) निकालने के लिए वापस थॉट यही है कि कैसे सोचेंगे। क्या यहाँ पर अगर मैं थोड़ा तिकड़म भिड़ा हूँ तो क्या मैं ये कर सकता हूँ? ध्यान से देखो, अगर फिर वही बात, अब कुछ सब्स्टिट्यूशंस हम सोचेंगे, जैसे कि क्या, y की जगह 0 रखा तो खुद इमेजिन करो, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, तो पूरी समस्या हमारी बहुत गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ये पूरा पार्ट आपका 0 हो जा रहा है। आप सुन रहे हैं क्या? और यहाँ पर ये f(0), ये f'0, अब f(0) पता चल सकता है क्या? अगर कोशिश करें तो यहाँ से पता कर सकते हैं। तो एक छोटा सा काम कर लेते हैं, मुझे ज़रा f(0) की ज़रूरत लग रही है ना, मुझे ऐसा दिख रहा है कि मुझे शायद f(0) की ज़रूरत पड़े। तो इस एक्सप्रेशन में मैं x और y की जगह क्या रिप्लेस कर रहा हूँ, 0। मैंने x की जगह भी और y की जगह भी 0 रिप्लेस किया, तो देखो ज़रा ये कितना हो जा रहा है, ये हो जाता है आपका f(0) इज इक्वल टू व्हाट, f(0) प्लस कितना, f(0). आई होप आपको ये बात नज़र आ रही है। अब आप f(0) से f(0) को कैंसिल ना करें, क्यों? क्योंकि अगर आप कैंसिल करेंगे, आई थिंक कर सकते हो, कोई बुराई नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो ना, आप f(0) इज इक्वल टू f(0) प्लस f(0). चलो देखो, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, ये लिखा हुआ है कितना, f(0), और ये लिखा है आपका 2 टाइम्स f(0). एनीवे अगर आप f(0) कॉमन भी लें तो कुछ नई चीज़ नहीं आनी, वो f(0) की वैल्यू आपको यहाँ से क्या मिलनी है, 1। क्या आप मेरी बात देख पा रहे हो? आई होप आप नोटिस कर पा रहे हो। f(0) की वैल्यू हम रियली सॉरी 1 नहीं 2 मिलेगी। क्या आप नोटिस कर पा रहे हो? एक f(0) से, मतलब यहाँ पर इस f(0) से इस f(0) को कैंसिल मत कर देना, वरना 2 1 के इक्वल हो जाएगा, तो ये तो होता नहीं है। तो कंक्लूजन क्या है, वही कि आपका एक f(0) से f(0) कैंसिल, मैं कुछ तो गड़बड़ कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, है ना। तो f(0) कितना आ रहा है, f(0) आपका आ रहा है 0। मुझे वो वेरिएबल की तरह लग रहा था, तो उसे कंफ्यूज नहीं करते हैं। तो पहले तो ये पता चला कि f(0) कितना है सर, 0। अगर f(0) 0 है तो देखो यहाँ पर मैं कुछ सब्स्टिट्यूशन सोच रहा हूँ, जैसे ट्राई करेंगे हम, है ना। अगर मैं x की वैल्यू 0 ट्राई करता हूँ, तो x की वैल्यू 0 ट्राई की तो यहाँ 0 हो जाएगा। उससे कुछ और फ़ायदा, कोई खास फ़ायदा तो मुझे नहीं दिख रहा है, क्योंकि अभी वो y³ है। इसके बजाय अगर मैंने बस कुछ ट्राई में कर रहा हूँ, है ना, जैसे कि मैंने क्या किया, मैंने अगर y की वैल्यू 0 रखी, है ना, कुछ हिडन ट्रायल आपको ऐसे सोचने होंगे, तो y की वैल्यू अगर 0 रखता हूँ तो ये 0, ये 0, और इस 0 की वजह से LHS तो पूरा क्या हो जा रहा है, 0। गौर से सुनिएगा। फिर ये यहाँ पर समस्या क्या है, फिर से वही बात, जैसे ही y 0 रखा तो fy 0, और 0 से पूरा ये 0 हो जा रहा है, तो कोई फ़ायदा, कोई चीज़ हमारे काम नहीं आ रही है यहाँ पर। तो मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर मैं कुछ चीज़ें सोचने की भी कोशिश करूँ, जैसे कि क्या, जैसे कि अगर मैं x को कुछ और लिख दूँ,
x को अगर मैं y से रिप्लेस करूँ और y को अगर मैं 0 से रिप्लेस करूँ तो वो तो हम कर ही चुके हैं, और y को अगर मैं x से रिप्लेस करूँ तो भी कोई खासा फ़ायदा होना नहीं है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ रही कि हम इस तरीके से सोचने में ना इसको बहुत अच्छे से बनता हुआ नहीं देख पा रहे हैं। आई होप यू आर रियलाइजिंग दैट कि मेरे साथ समस्या आई कि मैंने जब x को कांस्टेंट मानकर y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो भी समस्या आई, और जब y को कांस्टेंट मानकर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तब भी समस्या आई। आई होप यू ऑल कैन सी इट वेरी क्लियरली। क्या आप ये बात रियलाइज कर रहे हैं? तो आइडिया या थॉट क्या हो सकता है वो समझने की कोशिश करते हैं। थॉट ये हो सकता है सर कि यहाँ पर क्या मैं अपना डेफिनेशन वाला रूल अप्लाई कर सकता हूँ। देखो इससे बात बन जाएगी पर शायद कुछ सोचना पड़ेगा और वो हमारे दिमाग में नहीं आ रहा है, क्योंकि प्रॉब्लम ना यहाँ पर बहुत अजीबो गरीब सी है कि यहाँ पर चीज़ें हम सोच नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर वो एक्सप्रेशन वर्कआउट नहीं हो पा रहा है कि f' तक कैसे पहुँचा जाए। पहुँचा जा सकता है पर वो सब्सटीट्यूशन आइडियली क्या होंगे वो स्ट्राइक नहीं कर रहे हैं। तो क्या कोई और तरीका है? जी हाँ है। मैं क्या डिफरेंशिएशन की बेसिक डेफिनेशन यूज़ कर सकता हूँ? क्या आपको याद है हमने 2 मेथड्स डिस्कस की हैं कि हम डिफरेंशिएशन की जो बेसिक डेफिनेशन है वो भी यहाँ ट्राई करके इस क्वेश्चन को बेशक वर्कआउट कर सकते हैं। तो ज़रा इस मेथड पर आते हैं और सोचते हैं। देखो क्या है, हमने डिफरेंशिएशन की बेसिक डेफिनेशन क्या सीखी है कि लिमिट x अप्रोचेस 0। बाय द वे इसका ये रिजल्ट याद रखिएगा, शायद ये कहीं ना कहीं हमारे काम आए। क्या कि f0 जो निकला था वो क्या था? 0। कहीं ना कहीं शायद उसकी ज़रूरत पड़े। अब अगर मैं आपसे पूछूँ कि जब गौर से सुनिएगा x0 को अप्रोच करें, हम क्या निकालने में ज़रा इंटरेस्टेड हैं? f' है ना। तो वो कितना होता है? वो होता है f ऑफ x प्लस h, गौर से सुनिएगा, माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय कितना? डिवाइडेड बाय h। आई होप ये मेथड आप नहीं भूले हैं जहाँ तक हमने f' को निकालने की बात की है। अब सर f' के बजाय अगर मैंने पूछा होता मान लो आपसे f'0, तो आप f'0 कैसे निकालते? चलो कोशिश करते हैं। f'0 के लिए आप क्या करेंगे? कोई नया काम नहीं करेंगे सर, हम f'0 के लिए कुछ नहीं करेंगे, बस एक सिंपल सा काम देखिएगा ध्यान से। अगर x 0 को अप्रोच कर रहा है तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा f ऑफ 0 प्लस h। आई होप आप सुन रहे हैं। f ऑफ 0 प्लस h मतलब कितना? f ऑफ h माइनस f ऑफ 0 अपॉन ऑफ कोर्स कितना? h। इस बात से कोई परेशानी? क्या मुझे पता है f ऑफ 0 कितना है? सर f ऑफ 0 आपका 0 है। अगर f ऑफ 0 0 है तो f'0 जो आ रहा है, गौर से सुनिएगा, लिमिट x अप्रोचेस 0, ये 0 हो जा रहा है, तो ये आ रहा है f ऑफ h अपॉन h। क्या ये बात समझ आ रही है कि जब f ऑफ h अपॉन h आ रहा है तो क्या? तो मेरा कहना है इसे यहीं रखते हैं और अब हम इस बात पर बात करते हैं कि अगर मैंने f'0 किसी और तरीके से निकाला होता। किसी और तरीके से मतलब क्या? मतलब इसमें जो डेफिनेशन दी गई है अगर मैं इसे यूज़ करता, कौन सी? f ऑफ x प्लस वाई क्यूब, जिसे मैं क्या लिख सकता हूँ? f ऑफ x प्लस f ऑफ y का होल क्यूब। अगर मैं ये डेफिनेशन यूज़ करना चाहता तो क्या ये डेफिनेशन भी यूज़ की जा सकती थी? बिल्कुल, क्यों नहीं। तो अगर मैंने ये डेफिनेशन यूज़ की है ना, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। हमने क्या निकालना चाहा? f'0। f'0 के लिए हमने एक और तरीका यूज़ किया, क्या? x अप्रोचेस 0। गौर से सुनिएगा, f' ऑफ कोर्स कितना? 0 प्लस h, आई होप आप सुन रहे हो, माइनस ऑफ कोर्स कितना? f ऑफ x जो कि अभी f ऑफ 0 होगा, डिवाइडेड बाय h। क्या इस h को थोड़ी देर के लिए मैं किसी अलग तरीके से ऐसा लिख सकता हूँ? प्लीज़ ध्यान से नोटिस करिएगा, यही इस क्वेश्चन का थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है ना। इस h को मैं लिखने में इंटरेस्टेड हूँ h की पावर 1/3 का होल क्यूब। ऐसे थोड़ा सा और साफ तौर पर लिख देता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। देखो हमने क्या लिखा? f ऑफ 0 प्लस h। अब h को मैं लिख रहा हूँ h की पावर 1/3 का क्यूब। कोई परेशानी तो नहीं है? माइनस ऑफ कोर्स कितना? f ऑफ x जो कि f ऑफ 0। कुछ बात सोच पा रहे हो आप इससे ऐसा क्यों लिखा जा रहा है? आई होप आपको कारण नज़र आ रहा है। ऐसा करने का कारण स्पष्ट इतना है कि ये तो है f'0 जिसे मैं नहीं छेड़ रहा अभी, ये है लिमिट क्या? x नहीं, ये होगा h अप्रोचेस 0 है ना। ये जो होगा ये क्या होगा भाई? h अप्रोचेस 0। और क्या? ध्यान से नोटिस करिए, f ऑफ 0 प्लस y क्यूब मतलब f ऑफ x प्लस वाई क्यूब, ये होता है f ऑफ x प्लस f ऑफ y का क्यूब। आई होप आपको रियलाइज हो रहा है ऐसा करने का कारण। तो f ऑफ x कितना? f ऑफ 0 प्लस f ऑफ y। अब ये y है, y कितना है? h की पावर 1/3। तो मैं क्या लिखूंगा? f ऑफ y, y यानी h की पावर 1/3 का क्या? का क्यूब। डू यू ऑल एक्सेप्ट दैट? माइनस ऑफ कोर्स कितना? f ऑफ 0। और आई थिंक f ऑफ 0 मेरे ख्याल से मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि f ऑफ 0 हम निकाल चुके हैं कितना? f ऑफ 0 हम निकाल चुके हैं जो कि है कितना भाई? 0 है ना। तो ये माइनस लगाने की ज़रूरत नहीं है। डिवाइडेड बाय कितना? डिवाइडेड बाय h। और फिर वही छोटी सी सिंपल सी बात, हम f ऑफ 0 क्रैक कर चुके हैं। f ऑफ 0 याद करो स्टूडेंट 0 था। तो इस बेसिस पर मैं एक इंपॉर्टेंट से कंक्लूजन पर आ रहा हूँ। इस बात को सुनना, इसी से क्वेश्चन खत्म होगा। f ऑफ 0 कितना है?
सर एफ ऑफ जीरो जो आपका आ रहा है, बाय द वे मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं की है ना। एक छोटा सा काम डिनोमिनेटर में भी मैं करने में इंटरेस्टेड हूँ, ध्यान से देखना। क्या h को मैं h की पावर 1/3 का क्यूब लिख लूँ तो आपको कोई परेशानी तो नहीं है। एफ ऑफ जीरो कितना हो जा रहा है सर, एफ ऑफ जीरो 0 हो जा रहा है। अब सुनना, क्वेश्चन यहाँ से अपना एक इंटरेस्टिंग मोड लेगा। अब एक बात बताओ, इसे लिखने का कोई और अलग तरीका? बिल्कुल है सर। क्या? ध्यान से देखो, बहुत गौर से सुनना। हम निकाल रहे थे एफ डैश जीरो, बिल्कुल निकाल रहे थे। एफ डैश जीरो कुछ आ रहा है जो कि क्या आ रहा है, एफ ऑफ एच की पावर 1/3 अपॉन एच की पावर 1/3 का होल क्यूब। क्या मैं इसे लिख सकता हूँ? ध्यान से सुनना, एफ ऑफ एच की पावर 1/3 अपॉन एच टू दी पावर 1/3 का होल क्यूब, है ना, का क्या होल क्यूब। इसमें मैं लिमिट लगा देता हूँ, क्या, एच अप्रोच 0, और जो भी ये लिमिट आएगी उसका हम क्या ले लेंगे, क्यूब। मेरा बस आपसे ये कहना है कि इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखिए, ये हमारे लिए क्या आ रहा है, ये हमारे लिए एफ डैश जीरो आ रहा है। आई होप आपको बात समझ आ रही है। और इसी तरीके से हमने एक और एफ डैश जीरो निकाला है जो कि क्या है सर, जो कि है आपका एफ ऑफ एच अपॉन एच। क्या थोड़ी बहुत सिमिलैरिटी आप देख पा रहे हो कि सर इन दोनों में एक रिलेशन है, इन दोनों में एक बेसिक सा रिलेशन है। क्या? देखो, ये है एफ ऑफ एच अपॉन एच, ध्यान से देखना, ये है एफ ऑफ एच अपॉन एच जो कि क्या है, एफ डैश जीरो, है ना। थोड़ी देर के लिए गौर से देखना, एक सिंपल सी बात मैं आपसे यहाँ पे करने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ी देर के लिए अगर मैं कहूँ जैसे कि h की जगह कुछ और होता है, जैसे h टू दी पावर 1/3 को लेट्स से मैं रिप्लेस कर देता हूँ k से, बस समझाने के लिए आपको कह रहा हूँ। तो देखो, जब h 0 को अप्रोच करेगा तो k भी 0 को अप्रोच करेगा, तो ये कितना हो जाएगा, k अप्रोचेस 0। ये कितना हो जाएगा, एफ ऑफ k अपॉन k का क्यूब। मतलब मैं बस आपसे कहना चाह रहा हूँ कि इसी एक्सप्रेशन को हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं लिमिट k अप्रोचेस 0, कितना, एफ ऑफ k अपॉन k का क्या, का क्यूब। अब आप एक छोटी सी बात समझो, ये क्या है, ये टेक्निकली है एफ डैश जीरो, मतलब k की जगह कोई भी वेरिएबल आ सकता था। और यही बात यहाँ पर देखो, ये भी एफ डैश जीरो ही है, और h है यहाँ पर, h की जगह कोई भी k, a, कोई भी हम वेरिएबल ले सकते हैं अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग। क्या आपको ये बात नहीं नजर आ रही है कि जो एफ डैश जीरो है वो यहाँ पर, चलो मैं इसको ऐसे समझाता हूँ, ध्यान से सुनना, यही पार्ट बस कंफ्यूज कर सकता है। एफ ऑफ एच अपॉन एच जब h 0 को अप्रोच कर, है ना, ये x नहीं होगा, रियली सॉरी, मैं x क्यों लिख रहा हूँ, ये आपका बाय द वे h होगा, है ना। ये आपका क्या होगा भाई, जब h 0 को अप्रोच कर रहा है। आई रिपीट माई स्टेटमेंट, एफ ऑफ एच अपॉन एच जब h 0 को अप्रोच करता है, मान लो इसे मैं क्या मान लेता हूँ, i। सुन रहे हैं आप लोग? अगर मैंने इसे i माना तो शैलाई से ये भी वही है, एफ ऑफ एच अपॉन एच जब h 0 को अप्रोच कर रहा है, बस h की जगह क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो शैलाई से लिखा हुआ है i क्यूब। आई होप आपको नजर आ रहा है, ये जो लिखा हुआ है दिस इज नथिंग बट व्हाट, i क्यूब। तो उसके अकॉर्डिंग ये उसका कहना पड़ रहा है कि जो आपने एफ डैश जीरो निकाला वो एक नजरिए से आई क्यूब आ रहा है और एक पर्सपेक्टिव से एफ डैश जीरो आई आ रहा है। मतलब एफ डैश जीरो दो पर्सपेक्टिव से हमने सॉल्व किया। एक नजरिया कहता है कि एफ डैश जीरो आपके अकॉर्डिंग रहा होगा आई, पर मेरे अकॉर्डिंग आ रहा है आई क्यूब। आप सुन रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ? मैं एक बहुत ज़रूरी बात आपसे कहना चाह रहा हूँ कि हमने कुछ तो क्रैक किया। हमने क्या क्रैक किया कि आई जो है आपका वो आई क्यूब के इक्वल है। अगर मैं आई उधर लाया तो आई क्यूब माइनस आई किसके इक्वल है, जीरो के। अगर मैंने आई कॉमन लिया तो आई स्क्वायर माइनस 1 जीरो के इक्वल है। तो एक नज़रिया तो ये कि आई आपका जीरो हो सकता है। अगर आई स्क्वायर 1 है, अगर आई स्क्वायर 1 है तो यहाँ से ये पता नहीं चल रहा है क्या कि जो आई है वो प्लस माइनस 1 हो सकता है। आई है क्या सर, आई है आपका एफ डैश जीरो। तो आप कंक्लूड कर रहे हो कि एफ डैश जीरो या तो जीरो है या 1 है या माइनस 1 है। एक मिनट सर, कुछ गलती कर रहे हो आप। गलती ये कर रहे हो कि एफ डैश जीरो हमेशा क्या होगा, एफ डैश जीरो आपका हमेशा जीरो या जीरो से बड़ा होगा। एफ डैश जीरो अगर हमेशा आपका जीरो या जीरो से बड़ा होगा तो माइनस 1 नहीं हो सकता। अगर ये माइनस 1 नहीं हो सकता तो पहले तो मैं ये कंक्लूड कर पा रहा हूँ कि एफ डैश जीरो या तो जीरो है या फिर क्या है 1, है ना। यहाँ पर लिख लेता हूँ एफ डैश जीरो क्या है 1। क्या पहले तो ये जो हमने एफ डैश जीरो को निकाला है, एफ डैश जीरो को जो हमने इवैल्यूएट किया, क्या ये पूरी कहानी क्लियर हो रही है? अब मैं वापस आता हूँ अपने क्वेश्चन पर जहाँ पर मैं अगली हिंट की तरफ बढ़ता हूँ कि चीज़ें कैसे सोची जा सकती थी। चलो एक काम करते हैं, क्या हम एफ डैश एक्स निकाल सकते हैं? आई थिंक हमने निकाला है सर। एफ डैश एक्स निकालने के लिए भी पता है, मैं क्लू यही यूज़ करूँगा। आई थिंक हमने एफ डैश एक्स अपनी इस टेक्निक से नहीं निकाला है। चलो अब एफ डैश एक्स निकालते हैं। लेकिन एफ डैश एक्स जब मैं निकालूंगा ना तो ये बात सोच के रखना कि एफ डैश एक्स में मैं डेटा थोड़ा सा घुमा फिरा कर यूज़ करूँगा। कैसे समझना, डेफिनेशन वाइज हम चलने की कोशिश करेंगे क्योंकि फंक्शनल डेफिनेशंस हमारी बहुत हेल्प करती हैं। एफ डैश एक्स क्या होगा सर, वो होगा लिमिट एच अप्रोचेस जीरो, है ना। वो क्या हो जाएगा भाई, एफ ऑफ
x प्लस एच, फिर वही बात, क्या मैं h को h की पावर 1/3 का क्यूब लिखूँ तो चलेगा? ऐसा क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि डेफिनेशन मुझे कुछ इस तरीके से दी गई है, जिसे मैं कुछ इस तरीके से लिखना चाहूँगा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? फिर क्या, माइनस एफ ऑफ एक्स, ठीक है सर, डिवाइडेड बाय ऑफकोर्स कितना, h। क्या बात आपको ज़्यादा बॉदर तो नहीं कर रही है? नेक्स्ट पार्ट क्या, गौर से सुनते जाइए भाई। अगला पार्ट, यहाँ पर डेफिनेशन अप्लाई करते हैं, है ना। तो एफ डैश एक्स हम निकाल रहे हैं, जहाँ पर आप लिमिट जो है h 0 को अप्रोच कर रही है। एफ ऑफ एक्स प्लस वाई का क्यूब, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई का क्यूब देता है एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई का होल क्यूब, है ना। तो यहाँ पर पहले तो मुझे एफ ऑफ एक्स दिख जाना है, और क्या, एफ ऑफ वाई का क्यूब, वाई कितना है, h की पावर 1/3, तो h की पावर 1/3 का होल क्यूब। आई होप अब आपको चीज़ें समझ आ रही हैं कि इस तरीके की अप्रोच से क्वेश्चंस को कैसे सोचा जाता है, और यही मोटिव है यहाँ पर कि आपको हर वैरायटी, हर कैटेगरी, हर तरीके के क्वेश्चन का एक्सपोजर मिले, ताकि आप इन्हें अच्छे से अटेम्प्ट कर पाए और इन्हें सोच पाएँ कि कैसे चीज़ें देखी जाती हैं, सोची जाती हैं। तो देखो, एफ ऑफ एक्स से एफ ऑफ एक्स कैंसिल, बहुत खुशी की बात है सर। तो अब अगर मैं आपसे कहूँ कि एफ डैश एक्स कितना आ रहा है, तो आप क्या कहेंगे भाई, एफ डैश एक्स हमारा ओवरऑल निकल कर आ रहा है कुछ एक ऐसा एक्सप्रेशन, जो कि कितना है भाई, जो कि है एफ ऑफ h की पावर 1/3 अपॉन, अगर इसे भी मैं लिख लूँ क्या, h की पावर 1/3, है ना, का क्या, होल क्यूब। सर शायद ऐसा कुछ हमने कहीं ना कहीं इवैल्यूएट किया, ये h में थोड़ा अलग लिख देता हूँ अगर आपको भी परेशानी ना हो तो, क्योंकि यहाँ शायद आप उसको लेकर कंफ्यूज ना हो जाए। क्या ऐसा कोई एक्सप्रेशन जो आप निकाल रहे हो एफ ऑफ h की पावर 1/3 अपॉन h की पावर 1/3 का होल क्यूब, क्या ये हमने कहीं ना कहीं देखा है, सोचा है, सुना है? आई थिंक बिल्कुल सोचा है। यहाँ पे लिमिट और लगा देता हूँ, जो लिमिट थी वो क्या थी भाई, h अप्रोचेस 0। आई थिंक ये एक्सप्रेशन तो हमने अभी कई बार वर्कआउट किया। आप देखो ना सर, हर जगह हमने लगभग इसी को वर्कआउट किया, जो कि टेक्निकली आपका अगर याद आ रहा हो तो देखो, ये एक्सप्रेशन हमने कई बार निकाला है। और अगर इस एक्सप्रेशन को देखूं तो ये कुछ नहीं है, ये आपका एफ डैश 0 है ना। तो मैं बस आपसे कहना चाह रहा हूँ, हम बहुत अच्छे कंक्लूजन पर आ पा रहे हैं, जो ये कह रहा है कि एफ डैश एक्स को जब हम निकाल रहे हैं तो वो एफ डैश 0 के क्यूब के इक्वल है। अच्छा सर, एफ डैश 0 कितना है? एफ डैश 0 की दो वैल्यू निकाली थी हमने, 0 और 1, है ना। तो दो बातें, एफ डैश एक्स एक नज़रिए से 0 है और एफ डैश एक्स एक नज़रिए से कितना है, 1। अगर मुझे दो बातें पता चली कि एफ डैश एक्स या तो 0 होगा या 1, तो मैं क्या कहूँगा, इधर डिफरेंशिएट, इंटीग्रेट करो। तो एफ डैश एक्स यानी 0 का इंटीग्रेशन, बाय द वे आई होप यू ऑल ऑलवेज रिमेंबर 0 ही होता है, प्लस कितना, c, है ना। तो आप 0 को इंटीग्रेट करने में इंटरेस्टेड है यहाँ पर। तो यहाँ से मैं क्या कहूँगा कि जो एफ ऑफ एक्स आएगा वो एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी। क्या पहले तो ये बात समझ आई? नेक्स्ट बात, अगर यहाँ पर इंटीग्रेट करते हैं तो एफ डैश एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, यहाँ से देखिएगा 1 का इंटीग्रेशन, है ना। अब 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है, x, और इंटीग्रेशन कांस्टेंट बिल्कुल लगाइए, तो ये क्या दे देगा आपको, f ऑफ x। क्या ये बात आपको समझ आ रही है? अब ये क्लू यूज़ करिए जो शायद हमने कहीं ना कहीं निकाला था कि f ऑफ 0 कितना होता है, 0। अगर f ऑफ 0 0 होता है ना, दोनों बातों पर बात कर लेते हैं। अगर यहाँ f ऑफ 0 0 रखा तो क्या मिलेगा, गौर से देखिए सर, अगर f ऑफ 0 0 होता है तो यहाँ c पर x है ही नहीं, तो f ऑफ 0 कितना होगा, 0, यानी c भी कितना होगा, 0, यानी f ऑफ x क्या हुआ, 0। तो एक तरीके से तो मुझे क्या पता चल रहा है कि f ऑफ x कितना है भाई, f ऑफ x 0 है। पहला याद रखना, ये बात क्रूशियल है ना, कि f ऑफ x कितना आ रहा है, 0, पहला तरीका। आई होप ये बात आप भूलेंगे नहीं। दूसरा तरीका, यहाँ पर f ऑफ 0 क्या कहा उसने, f ऑफ 0 उसने क्या कहा भाई, 0, है ना। तो 0 रखा तो ये 0 इज इक्वल टू 0 प्लस c। आई होप आपको नजर आ रहा है। तो c की वैल्यू यहाँ से भी कितनी मिली, c की वैल्यू यहाँ से भी 0 मिली। मतलब यहाँ से जब f ऑफ x निकाला तो यहाँ से f ऑफ x कितना आया, सिर्फ x। ये आपका दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट। अब मुझसे क्या पूछा जा रहा था, मुझसे वो पूछ रहा था कि आप उसे बताओ कितना, आप उसे बताओ f ऑफ 10। आई होप f ऑफ 10 बताना मुश्किल टास्क नहीं है। अगर इस डेफिनेशन की यूज़ करें तो f ऑफ x हमेशा 0 है, तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग f ऑफ 10 कितना होगा, f ऑफ 10 0 होगा। लेकिन अगर मैं इस डेफिनेशन को यूज़ करूँ जो कि एक आइडेंटिकल फंक्शन बन रहा है, तो f ऑफ 10 कितना होगा, 10। तो इस क्वेश्चन के दो आंसर आएंगे, या तो 0 या 10। तो f ऑफ 10 जो होगा वो 0 भी हो सकता है या फिर 10 भी हो सकता है। क्या पूरा क्वेश्चन, पूरा एक्सप्लेनेशन समझ आया है कि हमने इस क्वेश्चन को कैसे सोचा? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो, बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर डिफरेंशिएशन वाला टेक्निक शायद बहुत अच्छे से काम नहीं किया, तो हमने उसको बेसिक जो डेफिनेशन होती है डिफरेंशिएशन की, उसको फॉलो करके और कुछ थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोच कर चीज़ों को वर्कआउट किया।
बहुत मुश्किल तो ये क्वेश्चन नहीं था। एंड आई होप यू रियलाइज्ड की चीज़ें कैसे सोचनी है और कैसे अलग अलग तरीके अलग अलग सिनेरियोज में अप्लाई करने हैं। जैसे ये क्वेश्चन देखो ज़रा ध्यान से, वो क्या कह रहा है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, बहुत सॉर्टेड सा कुछ लिख कर दे रहा है वो, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई प्लस 2xy माइनस 1 के इक्वल है। तो थॉट क्या हो सकता है सर, मेरा कहना है क्यों ना हम अपना सिंपल सा तरीका अप्लाई करें, जहाँ पर हम क्या जानते हैं सर कि y को या x को किसी को भी कांस्टेंट मारकर इसे डिफरेंशिएट किया, तो f ऑफ x प्लस वाई का डिफरेंशिएशन f डैश x प्लस वाई है ना, x प्लस वाई का डिफरेंशिएशन 1, f ऑफ x का डिफरेंशिएशन f डैश x, मैं x को कांस्टेंट नहीं मान रहा हूँ, मैं y को कांस्टेंट मान रहा हूँ, f y का डिफरेंशिएशन 0 क्योंकि वो कांस्टेंट है, 2y कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन 1, तो ये क्या देगा आपको 2y, और यहाँ पर ये -1 का डिफरेंशिएशन 0। क्या कह रहा है वो, ये फॉर ऑल रियल x एंड y एंड एफ एक्स बी अ डिफरेंशिएबल फंक्शन। बहुत बढ़िया। और उसने कहा आपसे कि जो f डैश 0 है वो cos अल्फा है। क्या इस इंफॉर्मेशन का इस वाले पार्ट से जो एक्सप्रेशन हमने क्रैक किया है कुछ लेना देना है? आई थिंक आप कुछ तो कर सकते हो सर। कुछ क्या कर सकता हूँ वो सुनना, मैं f डैश 0 बनाने में थोड़ा इंटरेस्टेड हूँ, है ना, और उसकी हेल्प से मैं f डैश x तक पहुंचना चाहता हूं। तो सबसे पहला काम, जहां भी x दिखेगा वहां 0 और जो y दिख रहा है उसे मैं x से रिप्लेस कर रहा हूं, दोनों काम। तो यहां पर अगर x की जगह 0 और y की जगह x रखा तो ये कितना हो जाएगा f डैश x, कोई परेशानी तो नहीं है। यहां पर ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपका f डैश 0 और प्लस कितना भाई 2y, कोई परेशानी तो नहीं है। लेकिन 2y को हमने किससे रिप्लेस किया, x से, तो ये कितना होगा 2x, कोई परेशानी। अब छोटा सा एक और काम हम कर लेते हैं, क्या, जरा देखो सर, f डैश 0 कितना दिया था, cos अल्फा, तो f डैश x जो होगा जनाब वो होगा कितना 2x प्लस cos अल्फा। आर यू ऑल कंफर्टेबल विद दिस इंफॉर्मेशन? ये आपका आ रहा है f डैश x। सर अगर मुझे पता चला f डैश x, बाय द वे उसने f ऑफ x क्या कहा है, ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू रियल नंबर्स। मैं ये कहना चाह रहा हूँ f डैश x अगर आपका 2x cos अल्फा है, 2x प्लस cos अल्फा है, तो अगर मैं f डैश x को इंटीग्रेट करता हूँ, है ना, यानी मैं किसे इंटीग्रेट करता हूँ, मैं इंटीग्रेट करता हूँ 2x प्लस cos अल्फा को, तो शायद मैं f ऑफ x तक पहुँच जाऊँ। जी हाँ, हम f ऑफ x तक ज़रूर पहुँचेंगे। तो f ऑफ x तक अगर पहुँचना है तो LHS में f ऑफ x जो आ रहा है, किसी स्टूडेंट को ये डाउट क्यों नहीं आ रहा है कि सर यहाँ भी प्लस सी लिखना चाहिए, वहाँ भी प्लस सी लिखना चाहिए, फिर सी से सी कैंसिल कर दो? ऐसा मत करना। यहाँ पर जो सी होगा वो कोई और कांस्टेंट होगा, यहाँ पर जो सी होगा वो कोई और कांस्टेंट होगा, तो दोनों कांस्टेंट का एक कंबाइंड कांस्टेंट मैं किसी भी एक तरफ लिख ले रहा हूँ, कोई परेशानी तो नहीं है। देखो यहाँ पर अगर इंटीग्रेट किया तो 2x, x का डिफरेंशिएशन x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 यानी एक्स स्क्वायर बाई 2, उस 2 से ये 2 कैंसिल, तो ये तो मुझे क्या देगा, एक देगा ये एक्स स्क्वायर, है ना। cos अल्फा आपका एक कांस्टेंट टर्म है, तो ये हो जाएगा x टाइम्स कितना cos अल्फा प्लस एक कांस्टेंट। क्या ये बात आपको नजर आई? फिर समस्या क्या कि सर f ऑफ x कुछ आया है, लेकिन वहां पर मेरे पास कैसी टर्म है, मेरे पास एक कांस्टेंट टर्म है, तो इसका इलाज कैसे हो सकता है, इसको कैसे पहुंचाया जा सकता है? तो थॉट यही है कि काम करते हैं, यहाँ से इसमें मैं कुछ सोचने की कोशिश करता हूँ जो यहाँ पर मेरे लिए काम आ सकता है। तो मेरा थॉट यही है भाई कि काम करते हैं, अपने जो गिवन एक्सप्रेशन है क्वेश्चन में, उसमें हम x और y दोनों की जगह 0 रिप्लेस करते हैं। तो x की जगह भी और y की जगह भी 0 रिप्लेस किया। इससे क्या फ़ायदा, देखो f ऑफ 0 प्लस 0 मतलब क्या बन जा रहा है, ये बनता है आपका f ऑफ 0 इज इक्वल टू, आई होप आपको दिख रहा है, f ऑफ 0 प्लस f ऑफ 0, यानी कितना बन जा रहा है 2 टाइम्स f ऑफ 0, या फिर आप उसे f ऑफ 0 प्लस f ऑफ 0 लिख लो, क्योंकि एक से मैं सीधे उसे कैंसिल यहाँ कर दूंगा, कोई परेशानी तो नहीं है। फिर क्या, देखो भाई नोटिस करो, 2 इंटू 0 इंटू 0, 0 माइनस 1। आई होप आपको नज़र आ रहा है कि शायद हम f ऑफ 0 तक आसानी से पहुँचने वाले हैं। देखो ज़रा ध्यान से, इससे ये कैंसिल, 1 इधर आया, तो f ऑफ 0 कितना हुआ 1। अब अगर f ऑफ 0 मुझे पता चला 1, तो क्या यहाँ से भी f ऑफ 0 निकाल सकते हैं? गौर से सुनना, f ऑफ 0 यानी 1 विल बी इक्वल टू 0 प्लस 0 इंटू कॉस अल्फा 0 प्लस c, तो c की वैल्यू कितनी आई 1। अब जब c की वैल्यू 1 आई है तो क्या f ऑफ x फिगर आउट किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। f ऑफ x क्या होगा भाई, f ऑफ x आपका होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स कॉस अल्फा प्लस ऑफ कॉस कितना 1। क्या बात आपको समझ आई है कि ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स कॉस अल्फा प्लस 1 हमने कैसे वर्कआउट किया? एंड दैट आई बिलीव शुड बी योर आंसर। सर कॉस अल्फा तो आपने निकाला ही नहीं, इसको तो कुछ करो आप। तो मेरा कहना है मैं इसका क्यों कुछ करूं, उसने जितना कहा है बस उतना सोचना है। उसने कहा कि कॉस अल्फा आपका एक वैल्यू है, तो बस मैंने वो वैल्यू लिख दी और वो गिवन है मेरे लिए, नोन है, क्योंकि उसने क्वेश्चन में मेंशन किया है कि कॉस अल्फा क्या है। क्या ये बात समझ आई? एंड आई होप यू गॉट अ
क्लियर क्लैरिटी कि इस तरह के क्वेश्चंस यानी फंक्शनल डेफिनेशन पर बेस्ड क्वेश्चंस का डिफरेंशिएशन हमें कैसे करना है और उन्हें कैसे अप्रोच करना है, और दोनों तरीकों के साथ आप कंफर्टेबल हैं। जहां हमने ये अपना एक स्टैंडर्ड तरीका देखा है और ये तरीका तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि डिफरेंशिएशन की बेसिक डेफिनेशन यूज़ करके हमने क्वेश्चंस को कैसे क्रैक किया था। कोई परेशानी? चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं अपना आज का पहला असाइनमेंट क्वेश्चन करने की तरफ। मेरा ख्याल है अब आप कंफर्टेबल हैं और आप आसानी से देख और सोच पा रहे हैं कि क्वेश्चन क्या होगा। एक समझदार स्टूडेंट बस इसे देखकर और इसे देखकर या रादर बस इसे देखकर ही क्रैक कर देगा कि आंसर क्या होगा। आप सोच के देखो ये कब फुलफिल होता है। मैं सच कह रहा हूँ, इसे सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर कोई कह रहा है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई के इक्वल है, तो एफ ऑफ एक्स कुछ नहीं है, वो है आपका ए टू द पावर एक्स, है ना। अब उसने एफ ऑफ 5 कितना कहा 2, तो अगर मैं एक्स की जगह 5 रख दूँ एफ ऑफ 5, तो वो कितना रखा उसने, वो उसने कहा है 2। तो ए की पावर 5 किसके इक्वल है, 2 के। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो। और एफ डैश 0 उसने 3 कहा है। इससे थोड़ी बहुत हेल्प लीजिए, आप एफ डैश 5 तक बहुत आराम से पहुंच जाएंगे। मुश्किल क्वेश्चन ये नहीं है। क्या क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे? लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला असाइनमेंट क्वेश्चन, लेट एफ बी अ फंक्शन। हम पूरा क्वेश्चन नहीं करेंगे ना, ये असाइनमेंट क्वेश्चन है जो आपके लिए, जिसको आपको सॉल्व करना है। द बेस्ट आई कैन डू हियर इज कि मैं आपकी बस हिंट देकर थोड़ी हेल्प करूं, बट एक्सपेक्टेड आपसे ही रहेगा कि इन क्वेश्चंस को आप ट्राई करें। वो क्या बोल रहे हैं, सच दैट एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई। कुछ स्ट्राइक कर रहा हो, नहीं भी कर रहा हो तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, फॉर ऑल एक्स एंड वाई, है ना। वो एफ ऑफ एक्स को लिख भी दे रहा है कि ये 2x स्क्वायर प्लस 3x इंटू जी ऑफ एक्स है, और जी ऑफ एक्स आपका कंटिन्यूस है और जी ऑफ 0 3 दे रहा है, तो एफ डैश एक्स ढूंढना है। फिर से सिंपल सी बेसिक सी अप्रोच, स्टैंडर्ड मेथड यूज़ करना। जो सारी कहानी, जो सारी बातें हमने पढ़ी हैं, मेरा यकीन करिए आप इस क्वेश्चन को क्रैक कर लेंगे। विद दैट अगला असाइनमेंट क्वेश्चन देखिए ज़रा क्या लिख रहा है, वो पढ़िए। वो बोल रहा है f ऑफ x टू द पावर m इंटू वाई टू द पावर n आपका m ऑफ f ऑफ x प्लस n ऑफ f ऑफ y है। अगर आप सोच पाएँ तो ये log की डेफिनेशन है। ये क्वेश्चन ही खत्म हो जा रहा है सच कहूँ तो। अब देखो ना, अगर ये f ऑफ x आपका log होता, आपको क्लिक हो रहा है, अगर f ऑफ x आपका log होता, बेस क्या होगा मुझे नहीं पता, पर अगर ये log होता तो देखो आप x की पावर m इंटू वाई की पावर m आपका होता log x की पावर m प्लस log y की पावर n, और n फ्रंट में आ जाता तो वो n log x और m log x और n log y हो जाता। और आई होप यही डेफिनेशन मुझे दिख रही है। x और y उसने एनीवे पॉजिटिव रखे हैं, और उसका कारण है क्योंकि आप log के अंदर जो वैल्यू पास करते हो वो पॉजिटिव होनी चाहिए, तो इस बात ने उस बात को और वैलिडेट कर दिया। फिर वो क्या करे, फॉर ऑल m n on बिलोंगिंग टू रियल नंबर, तो m और n तो कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। f डैश x एग्जिस्ट करता है और उसकी वैल्यू e बाई x है। आई होप अब तो आपको स्ट्राइक कर रहा है ना कि अगर इसकी वैल्यू e अपॉन x है तो मतलब क्या, अगर आप यहीं f ऑफ x को मान लो log x, इतना देखकर ही अगर आप कॉमन सेंस से सोच पा रहे हो तो f डैश x कितना होगा। अब देखो log अगर बेस e पर होता है तो डिफरेंशिएशन आपका क्या होता है, तो डिफरेंशिएशन आपका होता है 1 अपॉन x। अगर बेस आपका a है तो मुझे नहीं पता, तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इस बेस को मैं e में कन्वर्ट कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं इसे लिखूंगा log x एट बेस e अपॉन log a एट बेस ई। आई होप आपको याद होगा, लॉग हमें किसी और बेस में दे दिया जाए और हम किसी डिजायर्ड बेस में उसको रखने या पाने की चाहत या इच्छा रखते हैं, तो हम इस तरीके से अचीव करते हैं। अब अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करूं, है ना, यहाँ से अगर मैं एफ डैश एक्स निकालता हूँ तो एफ डैश एक्स क्या होगा, ये तो एक कांस्टेंट वैल्यू, क्योंकि ए और ई दोनों कोई कांस्टेंट फिक्स्ड वैल्यू होंगी, तो एक्स एट बेस ई का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 1 अपॉन एक्स, है ना, और डिवीजन में लॉग ए एट बेस ई आपका आएगा, जो कि क्या होगा 1 अपॉन लॉग ए एट बेस ई। मैं ये किस बेसिस पे कर रहा हूँ, इस assumption के साथ कि ये वो फंक्शन रहा होगा। आप बाकायदा उसको सॉल्व करके भी निकाल सकते हो, पर वो कॉमन सेंस से दिख रहा है कि वो वहीं जा रहा है। फिर क्या, फिर मैं कह रहा हूँ अगला काम क्या करेंगे भाई, ध्यान से देखो। उसने कहा था एफ डैश एक्स की जो वैल्यू है वो ई अपॉन एक्स है, तो जो हमारे अकॉर्डिंग आ रही है वो कितनी आ रही है, 1 अपॉन एक्स, है ना, टाइम्स 1 अपॉन लॉग ए एट बेस ई, और उनके अकॉर्डिंग कितनी है वो ई अपॉन एक्स। कोई परेशानी तो नहीं है इस बात से। अब क्या, तो देखो एक्स से एक्स कैंसिल, है ना। एक और छोटा सा काम हम करने में इंटरेस्टेड है, गौर से सुनिएगा। लॉग ए बेस ई को अगर मैं ऊपर ले जाता हूँ तो मैं इसे क्या लिख लूँगा, मैं इसे लिखूँगा लॉग ई एट बेस ए। आप सुन रहे हैं, कोई परेशानी तो नहीं। और ये क्या लिखा हुआ है ई, क्या मैं ई को कुछ अलग तरीके से लिख सकता हूँ, क्या लिखता हूँ, ध्यान से देखना, मैं लिखता हूँ लॉग, ध्यान से सुनिएगा, लॉग ई लिखा हुआ है, ई की जगह में ई के साथ ई डॉट 1 और 1 को लॉग ई बेस ई लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर एक ई तो है और यहाँ पर मैंने ई बेस ई, या रादर इसके बजाय मैं क्या लिख लेता हूँ, ध्यान से सुना, ई तो है ही, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ लॉग ए बेस ए। क्या किया,
log a बेस e को जब न्यूमरेटर में लाए तो log e बेस a हो गया, और ये क्या रहा भाई, x से x कैंसिल और e को e ही रखा, log a बेस a ले लिया। अब छोटा सा काम, इस e को यहाँ से उठा के मैंने a की पावर में रेस कर दिया। आई होप आपको बात नज़र आ रही है। अगर मैं ध्यान से देखने को आपको चीज़ें कहूँ तो आप खुद नोटिस करिए, ये log एट बेस a है, ये भी log एट बेस a है, तो e को मैं कंपेयर कर सकता हूँ। e टेक्निकली इज नथिंग बट व्हाट, जो आपका e है वो a टू द पावर e है। आप सुन रहे हो जो मैं कहना चाह रहा हूँ, मैं एक स्पष्ट सी बात आपसे कहना चाह रहा हूँ, जो आपकी e की वैल्यू है वो a की पावर e है। ध्यान से सुनिएगा, e जो है वो है आपका a टू द पावर e। अगर 1/e मैंने यहाँ शिफ्ट किया तो e की पावर 1/e आपका a है, तो ये आपका बेस मिल जाएगा आपको जिस पर वो log लिया था। आप आराम से इसे निकालिए, ये आपका आंसर बहुत जल्दी आप बता देंगे क्या होगा। कोशिश करिएगा, आप क्रैक कर लेंगे। जो आपको बेस लेना है लॉग का, वो आपका नेचुरल बेस नहीं था, वो आपका e टू द पावर 1/e है। इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, आपका बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक प्रॉपर्टी जो हमने ट्राई की है। लॉपिटल ट्राई कर लेना, जो आपको ठीक लगे अगर बन रहा हो तो, और उस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर भली भांति निकाल पाएंगे। कोशिश करिएगा, काफ़ी हद तक हिंट देने की कोशिश की है। विद दैट लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर द डे। ये क्या कह रहा है भाई, उसने कंडीशन लगा दिया ना, उसने कहा कि लॉपिटल मत लगाना साहब, है ना, लॉपिटल मत लगाना, लॉपिटल के बिना करके बताओ। तो आई थिंक लॉपिटल से बहुत आसानी से हो जाता है, क्योंकि एच अगर 0 रखूंगा तो ये क्वेश्चन खत्म है। ये क्वेश्चन खत्म हो गया अगर आप लॉपिटल लगा लो तो 2 लाइन में खत्म हो जाएगा। तो उसने कहा 2 लाइन में खत्म मत करो, लॉपिटल मत लगाओ, आप दिमाग लगाओ। तो दिमाग भी लगा सकते हो, कोशिश करना कि बिना लॉपिटल लगाए ये आप कैसे वर्कआउट करें। वो कहाँ पहुँचाना चाह रहे हैं, f'(x) मतलब हायर ऑर्डर डेरिवेटिव पर। तो f'(x) की ये डेफिनेशन कैसे आ सकती है, आप अपनी डेफिनेशन यूज़ करो। आपको याद है क्या f'(x) क्या होता है, तो वो f'(x) है, फिर उसका एक बार और डिफरेंशिएशन। तो क्या मैं अपनी डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन से f'(x) तक आ सकता हूँ? आई थिंक मुश्किल नहीं है। तो ये क्वेश्चन रहा आपके लिए अगला असाइनमेंट क्वेश्चन। कोई कन्फ्यूजन, कोई क्लैरिटी, कोई दिक्कत? आई होप अब आप कन्फ्यूज्ड नहीं हैं इस बात को लेकर कि चीज़ें कैसे चल रही हैं। अगर मैं क्लैरिटी देना चाहूँ तो हमने शुरुआत की थी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के साथ। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या किया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने स्ट्रेट लाइंस को पढ़ा, हमने कार्टेशियन सिस्टम से शुरू किया था ऑल्दो, फिर हम पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पर आए, फिर हमने सर्कल, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला को किया। फिर हम कहाँ आ चुके हैं, अब हम आ चुके हैं कैलकुलस पर। कैलकुलस में क्या क्या कर चुके हैं, रिलेशन इन फंक्शन से शुरुआत की थी, लिमिट्स खत्म कर चुके हैं, और अब हम डिफरेंशिएशन भी खत्म कर चुके हैं थ्योरी के टर्म्स में। जो नेक्स्ट लेक्चर आपका डिफरेंशिएशन का होगा वो होगा JEE एडवांस के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जो डिफरेंशिएशन चैप्टर से आए हुए हैं। फिर हम क्या करेंगे भाई, फिर डिफरेंशिएशन खत्म होने के बाद कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ेंगे। यूजुअली लोग कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी पहले पढ़ते हैं फिर डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं, पर मेरा यकीन करिए लिमिट और डिफरेंशिएशन पढ़ने के बाद अब कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी बहुत इजीली आपको समझ आएगा, और आप बहुत गहराई में जाकर, बहुत डेप्थ में जाकर चीज़ों को पढ़ रहे, समझ रहे या सीख रहे होंगे। फिर क्या सर, डिफरेंशिएशन के बाद, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ लेने के बाद हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स पर जाएंगे। बहुत अमेजिंग, बहुत बेहतरीन सा टॉपिक है, यू विल एक्चुअली एंजॉय डूइंग दैट। देन हम मोनोटोनिसिटी, ये क्या होता है समझेंगे, और मैक्सिमा और मिनिमा पर जाएंगे जो डिफरेंशिएशन का ही एक्सटेंडेड वर्जन है। फिर हम शुरू करेंगे इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। पता नहीं क्यों आप क्यों समस्या में रहते हैं, यकीन करिए दिस इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट चैप्टर्स, जो सीधे सीधे यकीन करिए फॉर्मूले पर बेस्ड है। आप आसानी से हर एक चीज़ समझ पाएंगे, हम देखेंगे। ऑल्दो वो ट्रिकी होता है, ट्रिकी इसलिए होता है क्योंकि वो बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं और बहुत आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ता है कई बार। तो हम हर एक तरीके को, हर एक वेराइटी को, हर एक कैटेगरी का एक्सपोजर लेने की कोशिश करेंगे, जितने भी सिनेरियो, जितने भी केसेस बन सकते हैं सब चीज़ का। उसके बाद डेफिनेट इंटीग्रेशन, मज़ेदार चैप्टर है। एरिया अंडर द कर्व और मज़ेदार और इजी है, आप चुटकी में आंसर निकाल लेंगे सिंपल सिंपल से टेक्निक लगाकर। और फिर हम आएंगे डिफरेंशियल इक्वेशंस। पूरा क्रक्स जो कैलकुलस पढ़ेंगे वो कल्मिनेट होगा डिफरेंशियल इक्वेशंस के साथ, जहाँ पे सारा नॉलेज अप्लाई होगा। लिमिट, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन सब कुछ वहाँ लग जाएगा। कैलकुलस खत्म करेंगे, बहुत अमेजिंग सी चीज़ है, बहुत बड़ा चंक है, और बहुत खूबसूरती के साथ आप इस पर एक अच्छी कमांड डेवलप करेंगे अगर आप रेगुलरली वीडियोस देख रहे हो, नोट्स बना रहे हो और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हो। फिर क्या, कैलकुलस के बाद हम आएंगे वैक्टर्स इन 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। हमने पहले टफ चीज़ें उठाई, कोऑर्डिनेट इजी था, पर कैलकुलस और वैक्टर्स इन 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री को लेकर स्टूडेंट्स थोड़े से कंफ्यूज्ड से रहते हैं, तो हमने पहले ये वाला चंक कवर किया, है ना। ऑल्दो कोऑर्डिनेट में भी लोग कोनिक सेक्शन में पता नहीं क्यों घबराए होते हैं, पर मेरा कहना है अगर आपने कोनिक सेक्शन के सारे लेक्चर्स देखें तो अब आप एक अच्छी एक्सपर्टाइज हासिल कर चुके हैं कोनिक सेक्शन में भी। फिर हम क्या करेंगे भाई, वैक्टर्स इन 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, जो 2 चैप्टर्स हैं या 2 यूनिट आप मान लीजिए कि एक चंक हमने ओवरऑल माना है, इसे हम अच्छे से कवर करेंगे। वही फिलॉसफी है, कंसेप्ट सारे कर रहे होंगे, उन्हें एग्जाम्पल्स यानी इलस्ट्रेशन से मजबूत बनाते हैं हम, आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस करवा देते हैं असाइनमेंट क्वेश्चंस देकर, ताकि आप भी उन कॉन्सेप्ट्स को सीख लें।
फिर भाई हर चैप्टर को कंक्लूड करने की फिलॉसफी वही है कि उस चैप्टर से पूछे गए जेडब्ल्यू एडवांस्ड के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हम करेंगे। फिर क्या, फिर हम आएंगे जनाब आपके वेक्टर्स इन 3D कर लेने के बाद एल्जेब्रा पर। एल्जेब्रा मतलब क्या, वो सारे जो सिंगल इंडिविजुअल टॉपिक्स हैं जैसे सेट थ्योरी, थ्योरी ऑफ इक्वेशंस जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशंस आ जाता है, इसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर्स, सीक्वेंस इन सीरीज यानी प्रोग्रेशन जिसे आप कहते हैं, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी दोनों लेवल के, है ना, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिकल रीजनिंग, आपका मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स, बाइनोमियल थ्योरम, आपकी हर एक चीज़ कवर होगी एल्जेब्रा में, सारे टॉपिक्स। फिर करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ऑल्दो ट्रिग्नोमेट्री डिटेल्ड डिस्कशन जेडब्ल्यू एडवांस लेवल का ही आईआईटी जेडब्ल्यू मेंस के भी पीवाईक्यूज के साथ हम अपने आईआईटी जेईई चैनल पर करवा चुके हैं, पर निश्चित रहिए यहाँ भी हम करेंगे, पर उसे आखिरी में, क्योंकि वहाँ हम ऑलरेडी पूरा कर चुके हैं हर एक चैप्टर, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, आपके हाइट एंड डिस्टेंस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स, प्रॉपर्टीज एंड सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स भी, ये पूरा ट्रिगो हम कवर कर चुके हैं वहाँ, पर फिर भी हम यहाँ भी उसे करेंगे अच्छे से। पर अगर आप इनके साइमल्टेनियसली पढ़ना चाहते हैं और पहले से चीज़ें करके रख लेना चाहते हैं तो वहाँ हमारे आईआईटी जेडब्ल्यू चैनल से भी आप काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। खैर, जो काम की ज़रूरी बात है वो ये कि ये पूरी तैयारी, मेरा यकीन है आपको पता है, हम बिल्कुल 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर कर रहे हैं, जो आपको किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक एजुकेशन देते हैं। इवन आप हमारे नोट्स, पीडीएफ्स और ई बुक्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक गेट नोट्स पर क्लिक करना होगा। विद दैट डिफरेंशिएशन की थ्योरी आज होती है खत्म। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिफरेंशिएशन के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस करेंगे जेडब्ल्यू एडवांस्ड में जो पूछे गए हैं सारे के सारे, और फिर हम कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर शुरू करेंगे। मेरा यकीन है आज के लिए इतना काफ़ी है, सो लेट्स कॉल इट अ डे हियर। ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।